नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आप लोग एग्ज़ाम की सारी डेट अनाउंस हो चुकी है और नींद को छोड़ के आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जितने भी बच्चे इस समय यूट्यूब चैनल पर सक्रिय हैं वो पूरे तरीके से अपनी चीज़ों को पढ़ना और रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान में गुहिल मेवाड़ का इतिहास जो है उसको शुरू करेंगे। रियासतों का इतिहास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी एक बार अपन देख लेते हैं। राजस्थान का इतिहास जब अपन शुरू करते हैं तो राजस्थान का इतिहास 1947 में जब एकीकरण होता है तो उस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। उनको देखते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जब राजस्थान का एकीकरण होता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश था, और उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, 3 ठिकाने थे, ठिकानों की संख्या 3 है। कुशालगढ़ भी बोल देते हैं इसे, बांसवाड़ा में, इसका विलय बांसवाड़ा में हो गया। नीमराणा अलवर में पड़ता है नीमराणा, और जो नीमराणा अलवर में पड़ता है, अलवर वाले बच्चे तो लगभग सभी जानते हैं। यहाँ पर एक फोर्ट भी बना हुआ है, नीमराणा फोर्ट, बहुत अच्छा सा है। और चौहान शासक जब पृथ्वीराज चौहान के बाद में कुछ वंशज कुछ समय के लिए इसको बसाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और ये चौहानों का ही किला बना हुआ है। इसके बाद हरियाणा लग जाता है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। तो ये अलवर ज़िले में, और कुशलगढ़, नीमराणा, और तीसरा था लावा। जो लावा है इसका विलय किया गया था जयपुर में, लेकिन वर्तमान में ये आपके टोंक ज़िले में पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो लावा जयपुर में उसका क्या कर दिया गया था, विलय। ये हो गई अपनी 3 ठिकाने, और 1 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें थी। 19 रियासतों में कौन सी रियासत पे कौन सा वंश का शासन था, एक बार वो अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 19 रियासतों की जब बात करते हैं तो 19 रियासतों में सबसे पहले अपन देख लेते हैं, इसको मिटाई देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले रियासत की बात आती है तो सीधा एक ही नाम आता है, उसका नाम है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप भूल जाओ तो इन रियासतों के पहले शब्द को आप उठा लो, मे, डू, बा और पे, याद हो गए, मेडूबा। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग क्या शाहपुरा को पढ़ लेते हैं, लेकिन शाहपुरा का वंश कौन सा है उस पर ध्यान नहीं देते। अमर सिंह प्रथम जब शासक होता है, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह के दूसरे बेटे थे सुजान सिंह, और सुजान सिंह को वो रियासत दी गई थी। तो गुहिल ही यहाँ पर है, शाहपुरा में भी। तो 5वीं जो रियासत है शाहपुरा, इस शाहपुरा में भी एकीकरण के समय कौन से शासक थे, गुहिल। तो ये 5 ऐसे रियासत हो गई जिनमें शासक कौन है, गुहिल, मेडूबाप, शाह। ठीक है, तो 5 रियासतों में ध्यान रखना, 5 में शासक कौन है, यहाँ पर गुहिल वंश के शासक। ये रियासत जो है मेवाड़, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत। तो 2 तथ्य, सबसे प्राचीन और सबसे छोटी रियासत, ये तो गुहिल वंश से मिल गया। अगला देखते हैं, 5 हो गई। 5 के बाद में छठी मारवाड़। मारवाड़ का मतलब जिला अगर अपन देखेंगे तो मोटा मोटी जोधपुर से आएगा। ठीक है, बीकानेर जिले बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा खुद ही वो बोल रहा है मैं बीकानेर हूँ। और 8वें नंबर पर आता है किशनगढ़, वर्तमान में अजमेर वाला। ठीक है, इन तीनों में जो वंश था वो था राठौड़ वंश। ठीक है, तो कितनी रियासतें हो गई, 8। इसके बाद अपन आते हैं 9, चौहानों की बात कर लेते हैं, चौहान वंश की। तो चौहान वंश के हिसाब से जब अपन बात करेंगे तो चौहानों की खूब सारी शाखाएं। अब चौहानों की ही एक शाखा है हाडा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कोटा,
बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, सबसे नई रियासत कौन सी थी? झालावाड़। इन तीनों में हाड़ा चौहान, चौहानों की एक शाखा है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने हाड़ा चौहान। 12वीं नंबर की एक रियासत है सिरोही, और ये जो सिरोही है, सिरोही में भी चौहानों की एक शाखा है देवड़ा, और ये भी कौन से शासकों की है? चौहान शासकों की। अगर आपसे सीधा सवाल आ जाए कि चौहान शासकों की 19 रियासतों में कितनी रियासतें थी? 4 बताना। कोटा, बूंदी, झालावाड़ तो 3 हो गई, ये देवड़ाओं की, और एक है सिरोही। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो 5वां केंद्र शासित प्रदेश उसमें शामिल हो जाता है। 12, 13 अपन जयपुर पढ़ लेते हैं एक बार, जयपुर, और 14 नंबर पर आ जाता है अलवर। ठीक है, इन दोनों में राम के जो बेटे थे कुश, कुश के वंशज हैं, और इन्हें कछवाहा कहा जाता है, कछवाहा रियासत। कितनी हो गई? 14, 14 रियासत हो गई। एक बार फिर से देख लेना, इन दोनों में राम के वंशज है, कछवाहा है, नरुका, शेखावत, इन्हीं में सब शामिल होता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और उसके बाद सिरोही, ये 4 रियासत चारों के चारों चौहानों की है। चौहानों की अलग अलग शाखाओं से ये संबंधित है। उसके बाद में 15 हम ले लेते हैं एक बार, टोंक, मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। अपन पढ़ेंगे जब नेशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय अपन पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग भारत में होगा, और वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर पिंडारियों का दमन करता है। पिंडारियों में एक प्रमुख व्यक्ति होता है आमिर खान। उस आमिर, ये आमिर खान नहीं, उस आमिर खान को यहाँ पर एक रियासत दी गई जो पिंडारी था। ये कृष्णा कुमारी विवाद में भी आता है। तो मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। 16वें नंबर पर अपन ले लेते हैं, ये टोंक हो गई, जोधपुर और जैसलमेर, और वो उन दोनों को एक साथ बताऊंगे। टोंक हो गई, ऊपर में मिटा देती हूँ। ठीक है, अब देखो 16 और 17, 16 और 17, जैसलमेर की जो रियासत थी जैसलमेर, और ये 17 करौली। ठीक है, अब इन दोनों के अगर वंश की बात करी जाए तो वंश इनका आएगा यदुवंश, लेकिन यहाँ पर भाटी शासक थे, वो भी यदुवंशी, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, कृष्ण के वंशज कहते हैं। और करौली में यहाँ पर जादौन शासक थे, जादौन शासक थे, ये भी अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, और ये पाल लगाते थे अपने नाम के आगे, गणेश पाल, महेंद्र पाल, ब्रह्मपाल। तो करौली के शासक अपने नाम के आगे विशेष रूप से क्या लगाते थे? पाल। ठीक है, जैसे अपन ने देखा कि मारवाड़, वो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताते रहूँ। 18, उसके बाद में 2 रियासतें और बची, एक बची आपकी जो धौलपुर, और एक बची आपकी भरतपुर। ठीक है, 18 भरतपुर, और 19 नंबर की रियासत हो गई आपकी धौलपुर। ठीक है, इन दोनों में जो शासक थे यहाँ पर जाट, तो जाटों की कितनी शाखाएं थी? 2, धौलपुर और भरतपुर। इसीलिए भरतपुर के जो जाट हैं उनको ओबीसी में नहीं गिना जाता था, क्योंकि वो शासक वंश से संबंधित थे। क्लियर है? तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, 19 के अलावा 3 केंद्र ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम सीधी बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़ की, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ की रियासत को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, जो बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ, और हो सकता है 10-10, 20-20 क्वेश्चन डेली में अपलोड करना शुरू कर दूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं गोहिल वंश की। अब गोहिल वंश कहाँ से आया, कैसे आया, क्या था, एक बार मोटा सा अपन मोटा मोटी देख लेते हैं। इसको अगर थोड़ी देर के लिए राजस्थान मान लेते हैं तो सिरोही, जालोर, यहाँ पर एक जिला पड़ता है भरतपुर, उदयपुर, भरतपुर तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक जिला पड़ता है राजसमंद, ये प्रतापगढ़ और ये चित्तौड़गढ़। देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं आता। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं आता। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये जो ज़िले हैं, इन चारों ज़िलों को मोटा मोटी उस समय मेवाड़ कहा जाता था। मेवाड़ क्या था, कहाँ से आए थे, क्या करते थे ये लोग? तो भारत में जैसे राजस्थान है
तो राजस्थान की यहाँ से लेकर के और ये एक बड़ी सीमा गुजरात राज्य के साथ में लगती है। तो बहुत सारे मत हैं, सब लोगों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो मतों में सबसे पहले अपन एक मत देखते जाएंगे अबुल फजल का। अबुल फजल जो अकबर के दरबार में थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। उन्होंने कहा भाई वंश तो बहुत बड़ा है, तो हमेशा जो भी वंश महत्वपूर्ण होगा, बड़ा होगा, उससे रिलेट करने की लोग अपने आप को कोशिश करेंगे या उस वंश को अपने से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अबुल फजल ने एक कहानी बताई है और कहा है ईरान का एक व्यक्ति था नौशेद खान, और ये जो नौशेद खान जी थे ये भारत में एक बार आते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, और उसके बाद ये यहाँ पर रहते हैं। और इन्हीं के वंशज उन्होंने कहा कि आगे चल के कालांतर में गुहिल धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अब इसी तथ्य को आधार बना करके आगे चल के जितने इतिहासकार होंगे मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित, वो सारे के सारे गुहिलों को विदेशियों की संतान कहेंगे। जितने भी मुस्लिम इतिहासकार हैं वो किसकी संतान बताएंगे? विदेशियों की, ठीक है। तो अबुल फजल ने इनका संबंध सीधा सीधा किससे बताया है? ईरान से। इसी बात को जब आगे चल के कर्नल जेम्स टॉड पढ़ेंगे, कर्नल जेम्स टॉड कहेंगे बिल्कुल सही है, हो ही नहीं सकता ये तो यहाँ के हो, क्योंकि इतने महान लोग थे और महान लोग तो यूरोप से संबंधित हो सकते हैं। अब कर्नल जेम्स टॉड ने एक तो इस तथ्य को आधार बनाया, एक मैंने पिछले वाले वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जब आपको बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि अग्निवंशीय होने का मतलब अग्नि संस्कार किन लोगों का? शक और सीथियनों का। शक और सीथियन किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो उन्होंने कहा कि देखो वल्लभी के मान लेते हैं, यानी गुजरात के मान लेते हैं, उस आधार पर भी वल्लभी के जो शासक थे, ठीक है, वो गुजरत्ता शब्द को लेकर चलेगा कि गुजरत्ता यानी कि गुजर से संबंधित जितने भी व्यक्ति थे वो सारे के सारे विदेशी थे। तो इन्होंने कहा कर्नल जेम्स टॉड ने कि गुजरात में पड़ता है और यहाँ के शासक क्या थे? सारे के सारे विदेशी, ठीक है साहब, इस बात को भी मान लिया गया है। फिर हम बात करते हैं जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथों ने विदेशी नहीं माना, जैन ग्रंथों ने अलग कहानी बताई है। जैन ग्रंथों ने कहा है कि भाई वल्लभी था और वल्लभी में एक शासक था शिलादित्य, और शिलादित्य जो वहाँ पर शासन करता था उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है शिलादित्य, और जब आक्रमण होता है शिलादित्य के ऊपर पूरा का पूरा परिवार उस आक्रमण में मारा जाता है। इस घटना के बाद एक घटना और मिलती है कि उसकी पत्नी थी पुष्पावती उस समय अम्बा माता के दर्शन करने के लिए गई। कोई मंदिर था और वो दर्शन करने के लिए गई, और कहते हैं कि वो 8 महीने की 9 महीने की गर्भवती महिला थी। जब घर आती है तो उसको देखती है कि पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो चुका है। इस घटना के बाद में वो कहती है कि मुझे जीवन नहीं जीना। अब इस बात वो अपने कुछ समय बाद में उसके पुत्र का जन्म होता है, और ऐसा कहा जाता है कि पुत्र का जन्म गुफा में होता है। जन्म होने के बाद में वो अपना पुत्र एक ब्राह्मण महिला के हाथों में सौंप देती कि आप इसे पालो पोसो, और स्वयं सती हो जाती है। ये जो गुफा में जन्म हुआ था इसको गुहिल या गुहादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। जैन ग्रंथों में भी यही लिखा है, वल्लभी में भी यही कहा गया है। अब एक इतिहासकार होंगे स्मिथ वही इतिहासकार है जिन्होंने अकबर ने जो धर्म चलाया था दीन इलाही, उसको उसकी मूर्खता का प्रतीक बताया कि ये धर्म चलाना उसकी सबसे बड़ी गलती है। तो स्मिथ ने कहा कि इन तथ्यों के आधार पर ये कहा जाएगा कि गुहिल जो है पूरी रीति से विदेशी संतान है। अब इनका खंडन करने के लिए ओझा जी आ जाएंगे, श्यामल दास आ जाएंगे, वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेना और सिस्टमेटिक ढंग से पूरे के पूरे नोट्स बनाना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं श्यामल दास की। श्यामल दास ने कहा कि पहली बात तो विदेशी नहीं है, ये तो आपकी बात ही गलत है। कवि राजा, श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी गई है, श्याम दास, ठीक है, ध्यान रखना आप थोड़ा सा, इनको उपाधि दी गई है कवि राजा की। अब श्यामल दास ने कहा नहीं, गलत बात है, राजपूतों की 36 शाखाएं थी और 36 शाखाओं में से गुहिल एक शाखा थी, और ये शाखा विदेशियों की संतान नहीं है। पूरी रीति से इस चीज़ का खंडन कर दिया। उसके बाद में डॉक्टर ओझा ये पढ़ेंगे, और इन्होंने कहा कि नहीं, ना तो ये विदेशियों की संतान है, और कुछ तर्क आएंगे कि ये ब्राह्मणों की संतान है, जैसे श्यामल दास कहेंगे ब्राह्मणों की संतान है। तो ओझा इनके तर्क को काटेंगे, किसी भी रीति से ब्राह्मणों की संतान नहीं है, ये पूरी रीति से कौन से शासक है? सूर्यवंशी। ब्राह्मणों की संतान क्यों कहते हैं? एक्चुअल में जब कुंभा ने अपनी किताब लिखी तो कुंभा ने अपने आप को विप्र वैसे ब्राह्मण शब्द के लिए प्रयोग होता है, और ब्राह्मणों को आनंद देने वाला कहा है।
और उन्होंने कहा देखो खुद ही कह रहे हैं आगे चल के, हम तो ये बात कह ही नहीं रहे। लेकिन होता क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वाले वीडियो में, राजपूतों की उत्पत्ति के वीडियो में, कि जो राजपूत समुदाय, जो शासक वर्ग होता था, ये ब्राह्मणों का, पुरोहितों का सम्मान करता था, और सम्मान इतना ज़्यादा प्रदर्शित करता था कि उनका नाम अपने नाम से पहले प्रयोग में लेता था। तो ओझा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सूर्यवंशी शासक थे और यहीं के थे, ये विदेशियों की संतान नहीं थे। ओझा ने पूरी रीति से इनके तर्क को काट दिया। उसके बाद एक व्यक्ति होंगे D.R. भंडारकर। अब D.R. भंडारकर ने तो पूरी डिटेल, पूरा अनुसंधान किया। जैसे आप पढ़ रहे हो और आप में से किसी बच्चे का मन कर जाए कि चलो ये पता ही लगाते हैं कि किसकी संतान थे, और D.R. भंडारकर जी जब निकल जाते हैं व्यक्तिगत स्तर पर रिसर्च करने के लिए, और रिसर्च करने के बाद कहते हैं D.R. भंडारकर, पहली बात तो ये ब्राह्मण थे, और दूसरी बात ये नागर ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों में सबसे ऊंचे कौन से माने गए हैं? नागर ब्राह्मण, जैसा कि D.R. भंडारकर ने कहा है। तो D.R. भंडारकर ने कहा कि नागर ब्राह्मणों की संतान थी। लोगों ने पूछा नागर कौन से ब्राह्मण होते हैं बताओ, तो उन्होंने कहा देखो बात सुनो, एक समय वडनगर का एक शासक होता है, एक राजा होता है, और वो जो राजा होता है वो शिकार करने के लिए गया। पूरी कहानी बताई है भंडारकर जी ने कि जब वो शिकार करने गया तो एक हिरण है, और हिरण अपने छोटे बच्चों को ध्यान रख रही थी, उनका पालन पोषण कर रही थी। उस समय उस राजा से उस हिरण की हत्या हो जाती है। हिरण ने कहा कि देखो मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के मर रही हूँ, चल तुझे इसी तरीके से तेरे बच्चे नहीं देखेंगे, और मैं श्राप देती हूँ कि तू अभी इसी समय बीमार हो जाए। तो कहते हैं कि उसकी पूरी स्किन पे सफ़ेद रंग के चकते हो गए थे और वो काफ़ी परेशान हो गया। उसी समय कुछ ब्राह्मण, जो उच्च वर्गीय ब्राह्मण थे, वो वहाँ से निकल रहे थे। उनसे उसने रिक्वेस्ट की कि देखिए इस हिरण के श्राप से मेरे साथ ये हुआ है। तो जो ब्राह्मण थे वो उसका औषधीय उपचार करने लगते हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ उन्हें पता थी ब्राह्मणों को, और उन्होंने उनका उसका उपचार कर दिया। खुश हो जाता है राजा, और खुश होने के बाद कहता है कि आप चिंता ना करें, आप यहीं पर रहें, मैं आपके लिए पूरी व्यवस्था करवा दूंगा। तो उस समय कहा जाता है कि 72 में से 68, ये संख्या भी बताई है उन्होंने कि 72 में से 68 ब्राह्मण ऐसे थे, उन्होंने वहाँ पर रहना स्वीकार कर लिया। जिन्होंने रहना स्वीकार कर लिया उनको नागर ब्राह्मण किया, और जिन्होंने रहना स्वीकार नहीं किया उनको ब्रह्म नागर ब्राह्मण कहना स्वीकार किया। मतलब जो नगर से बाहर जा रहे हैं वो ब्रह्म नागर, और जो नगर में रह रहे हैं वो नागर। तो D.R. भंडारकर ने किसकी संतान बताया? नागरों की संतान बताया। ठीक है सर। एक और बड़े इतिहासकार होंगे मूणोत नैन्सी। अब मूणोत नैन्सी ने भी राजस्थान का काफ़ी अच्छा व्यवस्थित इतिहास लिखने का प्रयास किया। मूणोत नैन्सी ने क्या करा कि जनसंख्या के बारे में बताया, राजस्थान के जितने इतिहास हैं उनकी शुरुआत कहाँ से, उसके लिए कोशिश की। अब गोहिल वंश के लिए नैन्सी क्या करेंगे कि गोहिल वंश के लिए नैन्सी 2 बातें कह देंगे। जैसे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी 2 प्रकार की बातें कर देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का एक किस्सा मुझे याद है। पाकिस्तान की एक महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी, और पाकिस्तान की एक महिला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कश्मीर दे दो तो मैं आपसे विवाह कर लूँ। कश्मीर का नहीं, कुछ उसने कहा कि अगर आप मुझे कश्मीर दे दो तो मैं आपसे विवाह कर लूँ। दहेज में दिया जाता है। अटल जी ने बड़े हंसते हुए कहा कि मुझे दहेज में पूरा का पूरा लाहौर चाहिए। तो इसी प्रकार से मूणोत नैन्सी भी एक ऐसी बात कर जाता है कि ये आदि रूप किसी का पता नहीं चलता। आदि रूप में तो ब्राह्मण थे, आदि रूप में तो ब्राह्मण है, लेकिन जानकारी के अनुसार गोहिल पूरे के पूरे क्षत्रिय माने गए। अब आदि रूप में अगर जाएं तो कोई भी धर्म ग्रंथ आप पढ़ोगे, आदि रूप में एक ही संतान, एक ही मनुष्य था और एक ही मनुष्य की सभी संतान है। तो उसने आदि रूप में कहा कि आदि रूप में तो ब्राह्मण है, लेकिन जानकारी के रूप में क्या है, ये क्षत्रिय। एक अंतिम व्यक्ति बचे, गोपीनाथ झा। डॉक्टर गोपीनाथ जी ने कहा कि देखो सुनो भाई, ये जो भी थे ब्राह्मण थे, क्योंकि इन्होंने तर्क दिया 12वीं शताब्दी ईसा सन से पहले इनकी जानकारी कहीं भी सूर्यवंश की जानकारी के नहीं मिलती, कि 12वीं शताब्दी के बाद मिलने लगा ये सूर्यवंशी थे, उससे पहले इनकी कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो मिले जुले तथ्य हैं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय हैं, गोहिल वंशीय हैं और मेवाड़ के शासक हैं, इसी रूप में ही आगे जाने जाएंगे। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं इससे आगे की कहानी। अब कहानी शुरू होती है बप्पा रावल से। गोहिल इनका आदि पुरुष था और उसके बाद में बप्पा रावल। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। बप्पा रावल या गोहिल
इससे शुरू होकर बप्पा रावल या गोहिल इससे शुरू होकर रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, ये वही रतन सिंह है। 1303 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। यहाँ तक जितने भी ये शासक है ये रावल कहलाएंगे। ठीक है, अपन कहेंगे साहब ये सिसोदिया कहलाएंगे, महाराणा कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ तक ये शासक क्या कहलाएंगे? रतन सिंह। उसके बाद हमीर देव सिसोदिया, हमीर देव सिसोदिया, हमीर देव सिसोदिया से शुरू करके और अंत तक भूपाल सिंह। और कोई अब भी अगर समझना चाहे इनके वंशज हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़ या लक्ष्यराज मेवाड़, देख लेना आप लोग, मिल जाते हैं वंशज। तो भूपाल सिंह यहाँ ये महाराणा कहलाएंगे और इनकी जो शाखा होगी वो सिसोदिया। इन्हीं के भाई बंद है, इन्हीं के वंशज है, अलग नहीं है। बस ये है कि रतन सिंह के जो पहले एक वंशज होंगे उनके साथ में एक क्षेत्र सिंह और ये सारे के सारे मारे जाते हैं। उनमें एक व्यक्ति बच जाता है, हमीर देव। सिसोदा गांव में रहने के कारण वो सिसोदिया सरनेम लगाता है, बाद में उसको जीतता है। तो इनकी दो शाखा हो गई। यहाँ पर ये शाखा रावल कहलाएगी, ठीक है, जैसे अपन पढ़ेंगे बप्पा रावल, और ये शाखा सिसोदिया कहलाएगी। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब नेपाल का राणा वंश या शिवाजी का वंश, इन दोनों वंशों को भी सिसोदिया वंश से जोड़ा जाता है। नेपाल का राणा वंश, ठीक है, और शिवाजी का सिसो वंश, ये दोनों जो रिलेट है वो सिसोदिया वंश से रिलेट किया जाता है। शिवाजी में तो काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह बाकी वहीं के इतिहासकार वहीं के लोग लगा देते हैं, लेकिन शिवाजी ने अपने आप को कहाँ से अंतिम रूप से जोड़ा है? मेवाड़ के सिसोदिया वंश से। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, कहानी देख लेते हैं अभी अपने, और अपन देखते हैं कि ये गोहिल, गहलोत, गुहू या गुहिलोत, ये शब्द जो है वो गुहिल जो शासक है, इनका प्रारंभिक शासक जो मेवाड़ का माना जाता है, आदि पुरुष जिसे कहते हैं। आदि पुरुष का मतलब वो व्यक्ति जहाँ से किसी सत्ता की शुरुआत की स्थिति मिल जाती है। जैसे अपन अगर बात करें, इस सृष्टि का आदि पुरुष ब्रह्मा को माना जाता है, इस पूरी पृथ्वी पर आदि पुरुष मनु को माना जाता है, मनु के बाद में तो आदि पुरुष कौन सा माना जाता है? गुहिल। गुहिल की बात करते हैं तो गुहिल के जो पिता हैं उनका नाम मिलता है शिलादित्य, और गुहिल की माता का नाम मिलता है पुष्पावती। और ये जो शिलादित्य हैं इनके बारे में खूब सारी बातें हैं, कहीं से अपन जोड़ेंगे इनको, मनु के हिसाब से चलेंगे तो वैवत्स मनु से लेकर के और विजय भूप तक 108, और उसके बाद में शिलादित्य उनका शासक होता है। इस प्रकार से जाकर के सीधा सीधा सूर्यवंश वहाँ से अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, सूर्यवंश में जो राम के वंशज हैं उनसे सीधा सीधा ये अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। जो पुष्पावती हैं इनके बारे में अपन बात करते हैं तो ये आबू के परमार शासक, वहाँ की राजकुमारी थी और उनसे शिलादित्य का विवाह हो जाता है। शिलादित्य इस पर आक्रमण होता है भारत पर। इस समय अरबों का आक्रमण शुरू हो चुका होता है। अरबों के प्रथम आक्रमण की जानकारी तो देखो 715 ईस्वी सन में मिलती है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है सिंध के शासक पर, और वहाँ पर दाहिर नामक व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर कोई आक्रमण होता है इस समय, और इस आक्रमण में शिलादित्य अपने पूरे परिवार के साथ मारा जाता है। शिलादित्य मारा जाता है। किंवदंतियाँ हैं जी कि जो पुष्पावती थी उसके 6 बेटियां थी। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए पुष्पावती मंदिर में जाती है और वो अम्बा माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है, इसलिए अकेली पुष्पावती बच जाती है तो वापस आती है तो कुछ समय बाद पुत्र प्राप्ति होती है। गुफा में जन्म होता है उस पुत्र का, गुफा में जन्म होने के कारण उस पुत्र का नाम क्या रख दिया जाता है? गुहिल या गुहू। ठीक है, अब एक ब्राह्मण महिला का नाम मिलेगा, उस ब्राह्मण महिला का नाम है कमलावती। अभी कमलावती नाम 2 बार मिलता है। एक बार अभी मिल गया कि कमलावती ने गुहिल का पालन पोषण किया, पुष्पावती सती हो जाती है। एक अपन जब आगे चल के बप्पा रावल पढ़ेंगे तो बप्पा रावल के समय भी यही होता है कि बप्पा रावल के पिताजी हैं नागदित्य की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या भील लोग कर देते हैं, और उस समय नागर वंश की जो ब्राह्मण महिला है वहाँ भी नाम क्या मिलेगा? कमलावती। कॉमन नाम हो सकता है, या फिर ये संभव है कि यही नाम रहा हो दोनों महिलाओं का, या फिर ये हो सकता है कि कमलावती मिला हो जो लेखक के उसको नाम और उससे नाम ठीक ठाक लगाओ।
कमलावती नाम की जो महिला है वो पालन पोषण करती है गुहिल का, और गुहिल कुछ समय पश्चात में यहाँ पर अपने शासन की स्थापना कर लेता है। ठीक है, मौर्य शासक होता है, उसको पराजित करके मौर्यों को यहाँ से हटा करके और गुहिल अपने राजवंश की स्थापना कर लेता है। कहानी है, केवल गुहिल से एक सवाल आएगा राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में, सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि गुहिलों का आदिवंश, आदि पुरुष कौन था। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा वो तो माता और पिता का नाम। ठीक है, इसके बाद गुहिल के बाद एक लिस्ट है शासकों की, कोई काम नहीं, कोई विशेष जानकारी नहीं, केवल नाम लिख देती हूँ मैं बोर्ड पे, आप अपने रजिस्टर में उतार लेना, इससे ज़्यादा उसके बारे में कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो अपन एक लिस्ट एक बार वो उतार लेते हैं। ये है गुहिल, शील, अपराजित, गुहिल, गुहिल के बाद में शासक होता है शील, शील के बाद में अपराजित, अपराजित के बाद में भरतभट्ट, इसके बाद अलहट, अलहट, और अलहट तक थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। नरवाहन, फिर एक शासक मिलता है शक्ति कुमार, और एक शासक मिलता है नागादित्य। ठीक है, ये जो नागादित्य शासक मिलता है, अब इसके बारे में थोड़ी सी इतिहास की जानकारी मिल जाती है। नागादित्य के बारे में सिर्फ इतना मिलता है कि नागादित्य की हत्या ईडर के भी लोग मिलकर के कर देते हैं। ईडर के भील नागादित्य की हत्या कर देते हैं। अब नागादित्य की जब हत्या हो जाती है तो इसका पुत्र होता है बप्पा रावल, जिसकी उम्र होती है 3 साल। यहाँ तक इतिहास में ये आ गया कि इसकी उम्र कितने वर्ष की होती है, 3 वर्ष की। अब इसकी जो माँ होती है वापस नागर ब्राह्मण की महिला होती है, उसका नाम होता है कमलावती, उसके पास जाती है और अपने पुत्र को उसे सौंप देती है। यहाँ पर थोड़ी सी फिर इतिहास में और। ठीक है, तो आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। जो व्यक्ति पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन वाला जो बेल आइकन है उसे नोटिफाई कर लें ताकि आपके दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।